चलो, इसमें हम जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का सेकंड पोर्शन है फर्स्ट इन इंडिया। इंडिया में जो भी अलग अलग सेक्शन में जो है पॉलिटिकल वो हो सिनारियो हो या फिर आपके अवार्ड्स वाला हो स्पोर्ट्स वाला हो, इनमें जो है इंडिया में जिन्होंने पहले जो है पहले पहल जिन्होंने इस चीज में पार्टिसिपेट किया या काम किया, उनका जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो, ये जो सेशन है इसमें बहुत सारे आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है और कई ऐसे क्वेश्चन आता है जो आपको जनरली अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये कुल मिलाकर के एक लिस्ट है समझो, जिसमें हम जो भी फर्स्ट इन इंडिया है उसको जो है हम अलग अलग ग्रुप वाइज जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेल वाले सेक्शन में देखते हैं कि मैन वाले सेक्शन में कौन कौन से चीजें जो है हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीजें हैं। इसके पहले हम लोगों ने वर्ल्ड वाला सेक्शन देख लिया था, तो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने वाले हैं, इंडिया में जो फर्स्ट हैं उनके बारे में। सबसे पहला यहाँ पे ग्रुप है और ये पॉलिटिकल सिनारियो वाला सेक्शन है, जिसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। जो हमारा गणतंत्र भारत है या स्वतंत्र भारत है, उसके जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति बने जब भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनको जो है प्रेसिडेंट के तौर पे जो है इलेक्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब रिपब्लिक भारत के जो है पहले राष्ट्रपति बने, तो वहां पर उपराष्ट्रपति बनाया गया डॉक्टर राधाकृष्णन को। तो डॉक्टर राधाकृष्णन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, भारत के जो है उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति। अगर इसी में बात करें द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, तो भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इसी में एक चीज और याद रख सकते हो डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस। जब ये राष्ट्रपति के पद पे थे उसी टाइम इनकी मृत्यु हुई थी। तो पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई, ऐसे राष्ट्रपति पहले बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके अलावा अगर सिख राष्ट्रपति की बात करें, तो सिख राष्ट्रपति में ज्ञानी जैल सिंह का नाम याद रखना है, ये भारत के पहले जो है सिख राष्ट्रपति बने। ठीक है, सेकेंड ग्रुप है यहां पर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमको पता है कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने, पहले प्रधानमंत्री बने स्वतंत्र भारत के, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने 1947 से ये 1964 के बीच में जो है ये सबसे लंबे टाइम तक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 1947 से लेकर के 1964 तक। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद में जो है इंदिरा गांधी बनी और इस बीच में जो है लाल बहादुर शास्त्री भी बने। तो एक तरह से बोल सकते हो कि जो भी प्रधानमंत्री बने शुरुआती दौर पे, उनमें से सब जो है वो थे प्राइम मिनिस्टर जो है कांग्रेस के ही थे। ठीक है, बाद में जो है 1977 में 1977 में पहली बार जो है जनता दल की सरकार बनी और ये जो है 79 तक जो है प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो ये जनता दल के थे। तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कांग्रेस को बिलोंग नहीं करते थे, ये पहले प्रधानमंत्री जो नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया 1977 से सिर्फ 1979 तक ही रहे, मतलब कंप्लीट 5 साल नहीं कर पाए। और ये पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बिना जो है फुल टर्म कंप्लीट करे रिजाइन कर दिए थे, इस्तीफा दे दिया था अपने प्रधानमंत्री के पद से। ठीक है, हालांकि उस टाइम में चौधरी चरण सिंह थे जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और वो पहली बार था जब किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो उसके बाद में जो है मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह, ये जो नाम है वो बने। इस बीच में जो है फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू सर्व फुल टर्म। जैसा कि मोरारजी देसाई सिर्फ 2 साल के लिए प्रधानमंत्री थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो है पूरे 5 सालों के लिए जो है फुल टर्म कंप्लीट करने वाले पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने। तो याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी
पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कंप्लीट किया था 5 साल का अपने टेन्योर को, ठीक है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के देखो अलग अलग सेशन होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है। तो इसमें से किसी भी सत्र को फेस नहीं किया था चौधरी चरण सिंह ने। जब ये मोरारजी देसाई ने रिजाइन किया था तो उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट बनी थी और चौधरी चरण सिंह जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे और ये 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 1 साल के लिए रहे, 1979 से लेकर के 1980 के बीच में वापस चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी फिर से जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो चौधरी चरण सिंह जो है ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पार्लियामेंट को फेस ही नहीं किया, इनको पार्लियामेंट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा आप समझ सकते हो। देखो यार, प्रेसिडेंट कौन थे, कांग्रेसी नॉन कांग्रेसी? जनरली जो है प्रेसिडेंट कोई पार्टी नहीं, पार्टी का बिलोंग नहीं करता। जनरली जो है पार्टी जो है आप एक तरह से आप बोल सकते हो कि पार्टी उसको नॉमिनेट करती है इलेक्शन के लिए। तो किसी भी पार्टी से कोई प्रेसिडेंट नहीं आता, वो पार्टी को पहले उसको छोड़ना पड़ता है। वो किसी पार्टी के द्वारा जो है उनको प्रस्तावित किया जाता है कि ये हमारे राष्ट्रपति पद के लिए जो है कैंडिडेट हैं करके। तो ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि कौन नॉन कांग्रेसी थे, कौन बीजेपी के थे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको ये चीज नहीं करना है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे। तो प्रेसिडेंट ऐसा वो है जिसके लिए किसी पार्टी में रहना जरूरी नहीं है, उसको कोई भी पार्टी जो है उनको प्रमोट कर सकती है या उसको जो है नॉमिनेट कर सकती है एज ए कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं है कि आप नॉन कांग्रेसी या कांग्रेसी प्रेसिडेंट बोलो, ये होता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले जो है सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने? मनमोहन सिंह बने। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत के पहले जो है ऐसे प्रधानमंत्री बने जो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो ये 2004 से लेकर के 2014 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द साउथ इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है भारत के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जो कि साउथ को बिलोंग करते थे, मतलब कि जो साउथ इंडिया से आते थे। ठीक है, चलो तो अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखना है कि ये 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव। 9वें नंबर के जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे। और पीवी नरसिम्हा राव जो है आवाज ब्रेक हो रही है क्या? अभी आ रही है आवाज? चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है पहले भारत के साउथ इंडिया को बिलोंग करने वाले प्रधानमंत्री थे और ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। इसके बाद में आता है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बॉर्न आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म जो है 1950 में हुआ। दैट मीन्स ये भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाले या बॉर्न होने वाले जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, 1950 में इनका जन्म हुआ और ये जो है भारत के प्रधानमंत्री बने और ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि बोलना चाहिए कि आजादी के बाद पैदा हुए हैं 2014 से अभी तक। ठीक है, चलो तो ये तमाम चीजें आपसे पूछी जा सकती है आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन में, या कई बारी जो है आपको नरेंद्र मोदी से कभी आपसे पूछ देगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी का करंट अफेयर्स की कोई चीज पूछ देगा और वहां से नरेंद्र मोदी के बारे में बोल देगा कि नरेंद्र कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि आजादी के बाद जिनका जन्म हुआ था। तो ऐसा करके भी क्वेश्चन को रिलेट करके पूछ देता है करंट अफेयर से। तो इसीलिए जो है स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें हैं जो आपका करंट अफेयर्स के पोर्शन से जो है रिकॉल कर लिया जाता है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले गृह मंत्री बने भारत के, आजाद भारत के,
तो याद रखना है, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे तो उस टाइम में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है होम मिनिस्ट्री देख रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिया का, भारत के, आजाद भारत के। अगर हम पहले शिक्षा मंत्री की बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, तो अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। इसके अलावा जो है फर्स्ट इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है भारत के पहले जो है ऐसे मंत्री बने जिनके पास में ये जो इंडस्ट्री, उद्योग मंत्री के नाम से इनको पूछा जाता है कि भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन है, भारत के पहले जो है गृह मंत्री कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में वो मत होना, कंफ्यूज मत होना। और अगर हम बात करें पहले उद्योग मंत्री, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, एक चीज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में और पूछता है, द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना था भारत का, पहले भारत का, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, या ये इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री इनके पास था। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये 1950 में जो है इन्होंने रिजाइन किया था, 1950 में। ठीक है, अब उसका रीजन ये माना जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से थोड़ा सा अनबन था। कभी भी उन दोनों के जो सोच है वो बिल्कुल एक साथ नहीं मिलती थी, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि वो इसमें शामिल हो, और एक तरह से हिंदुत्व का जो है वो लीडरशिप जो है इनके पास था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उसमें। तो वो दोनों उस टाइम में जो है एक पैक्ट हुआ था, लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे समझौता था, जिसमें हिंदू जो कम्युनिटी है उसको, या हिंदू रिलीजन का जो है, एक तरह से बोलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगता था कि नजरअंदाज किया जा रहा है उनके हितों का, इसलिए जो है अनबन हुआ था, और फाइनली जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो एक चीज बात आप मान सकते हो कि पहला कैबिनेट बना, उसमें पहले ऐसे मंत्रिमंडल के सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले जो है भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो उनका नाम है आर के शनमुखम शेट्टी। ठीक है, चेट्टी बोलते हैं, तो आर के शनमुखम चेट्टी जो है भारत के पहले वित्त मंत्री थे। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह चोकर। बात कर सकते, बलदेव सिंह चोकर जो है पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, अच्छा, मैं जब उस टाइम में याद करता था, तो जैसे ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको कलम से मैं याद कर लेता था, रिलेट करके। ठीक है, एजुकेशन शिक्षा मतलब कलम, तो अब्दुल कलाम ऐसा करके याद रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो होम मिनिस्ट्री को सरदार वल्लभ भाई पटेल याद करने की जरूरत नहीं है, दो ही बड़े लोग थे उस टाइम में, या बड़े लीडर थे, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो उसमें एक चीज आप याद रख सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे भी उप प्रधानमंत्री थे, और होम मिनिस्ट्री जो है दूसरा मिनिस्ट्री होता है, जो कि सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद में, अगर हम देखा जाए तो। इनका नाम को आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब्दुल कलाम आजाद को जो है आप शिक्षा मंत्री और कलम करके रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बल और जो फोर्स है या डिफेंस है, यहाँ से बलदेव सिंह चोकर को जो है आप रिलेट करके याद रख सकते हो। संगमुखम को, हालांकि अब इसका कोई तुक है या नहीं है, मुझे ऐसा लगता था जैसे शंख जो होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, करोड़ अरब शंख ऐसा करके होता था ना, तो इसको मैं संगमुखम, शंख मतलब कि पैसे की बात है, और पैसा जहां पे आएगा वहां पे वित्त मंत्रालय है, तो ये करके आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, है ना। और रही बात जो है यहाँ पे सप्लाईज मिनिस्ट्री की या इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की, तो मैं इसको रिलेट करता था सप्लाई और इंडस्ट्री दोनों एक मान करके। श्याम जो है भगवान कृष्ण का नाम है, और वो जो है माखन चुराते थे और अपने दोस्तों में सप्लाई करते थे, तो इसको ऐसे रिलेट करके मैंने याद रखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हालांकि देखो, इसको रिलेट करके याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आपको याद होना ही चाहिए, चाहे आप जैसे भी याद करो। चलो आगे हम बात करते हैं, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पहले जो है लोकसभा के स्पीकर कौन बनाए गए थे। तो स्पीकर का मतलब ये है कि जो हमारा वो होता है, पार्लियामेंट होता है, तो उसमें जो लोकसभा वाला सेक्शन है और राज्यसभा वाला सेक्शन होता है, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो उपराष्ट्रपति जो भी होता है वो होता है। ठीक है, तो पहला जब भारत में जो है
पहला जब कैबिनेट बना या पहला जो है लोकसभा का निर्माण हुआ, मतलब कि 1952 की बात है ये, 1952 में जब ये लोकसभा का गठन हुआ, पहला लोकसभा का गठन हुआ, तब जो है जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे और उस टाइम में जो है जीवी मावलंकर, इनको जो है बनाया गया था, गणेश वासुदेव मावलंकर को स्पीकर बनाया गया था। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था इनको। तो ये भारत के, आजाद भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने गए गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, हाँ, तो ये कब से कब तक थे, तो ये 1952 से लेकर के 56 के बीच में जो है ये भारत के लोकसभा अध्यक्ष रहे। राज्यसभा के सभापति कौन थे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? डॉक्टर राधाकृष्णन। मैंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही जो है चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो यही जो है पहले भारत के राज्यसभा के सभापति थे। नेक्स्ट हम बात करें द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत में जो पहला वो हुआ इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, तो उसमें पहले जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसको कहा जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भारत के जो है पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए सुकुमार सेन। ये निर्वाचन आयुक्त का गठन हुआ था, या जो इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, कई बार ये पूछ देता है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का गठन कब हुआ या फॉर्मेशन कब हुआ, तो याद रखना है 25 जनवरी 1950। 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले जो है इलेक्शन कमीशन का गठन कर दिया गया था, और उसी टाइम से जो है सुकुमार सेन को पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया था, सुकुमार सेन। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया जो है भारत के जो है पहले, अच्छा एक चीज याद रखना है ना, सुकुमार सेन, हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है इसका फॉर्मेशन जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो बनाए गए थे वो 21 मार्च को बने थे, 21 मार्च 1950 को। इतना डिटेल में जाने की नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार आप कोई चीजें पढ़ते रहते तो दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कब कौन बना था, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। अदरवाइज क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछता है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फर्स्ट रहे, ऐसा करके पूछ देगा। डेट वगैरह उतना पूछता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। चलो बात करते हैं द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, वो किसको बनाया गया था, तो 1950 में जो है इनको बनाया गया था हीरालाल जे कानिया को, जो कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये वो थे, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको बनाया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज और ये याद रखना है कि हीरालाल जे कानिया वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग भी लगाया गया था। जब भी किसी चीफ जस्टिस को हटाना होता है उनके पद से, तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और एकमात्र हैं जिनको जो है जिन पर ये अभियोग लगाया गया था। याद रखना है, ये चीज भी कई बार पूछता है कि किस पर पहली बार महाभियोग लगाया गया, तो इन पे ही जो है इम्पीचमेंट का जो है वो केस लगाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष। तो ये पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के चेयरपर्सन बने लोकपाल के। तो लोकपाल के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस चीज का बहुत जो है वो समर्थन मिला शुरुआत में ही जो है, और अन्ना हजारे का आंदोलन भी इसी को लेकर के हुआ था। तो चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, तो भारत में जब पहला लोकपाल बनाया गया या गठन हुआ तो 19 मार्च 19 ऑफ मार्च 2019 को ये लोकपाल का गठन हुआ, और भारत के पहले जो है लोकपाल बनाए गए पिनाकी चंद्र घोष। तो ये चीज तो रिसेंटली कई एग्जाम्स में पूछा है कि भारत के पहले लोकपाल किसको बनाया गया था, तो पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष कहा जाता है शॉर्ट में। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द आईसीएस।
तो देखो भारत में जो है पहली बार भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज इसको कहा जाता था पहले, जो आज का आईएएस ऑफिसर होता है, इसको आप ऐसे ही मानो। तो जब भारत ब्रिटिशर्स के उसमें था, अंडर में था, तब इसको आईसीएस कहा जाता है। तो भारत के पहले आईसीएस जिन्होंने ज्वाइन किया था उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इन्होंने 1863 में जो है आईसीएस के पोस्ट पे इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये भारत के पहले आईसीएस माने जाते हैं। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में याद रखना है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको आप जानते ही होंगे, है ना, कल भी हम लोगों ने उनके बारे में बात किया था, नेशनल एंथम जिन्होंने लिखा है, तो ये उनके बड़े भाई थे, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के ये एल्डर ब्रदर हैं। द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, तो जनरल करियप्पा इनका नाम है, जनरल के एम करियप्पा इनको कहा जाता है। तो ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। तो याद रखना है, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर जो होते हैं उसके सबसे बड़े अधिकारी को कमांडर इन चीफ कहा जाता है। तो इनको जो है भारत में पहली बार जो है 1949 में ये पोस्ट मिला था, आजादी के बाद में ये पहले ऐसे इंसान बने या पहले आर्मी ऑफिसर बने जिनको कमांडर इन चीफ, मिलिट्री के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में जनरल करियप्पा को जो है अपॉइंट किया गया था 1949 में। इसी के अलावा अगर हम बात करें द फर्स्ट फील्ड मार्शल, तो जैसे आपके थल सेना के सबसे बड़े अधिकारी जो है कमांडर इन चीफ होता है, उसी तरह से जो उसके होते हैं, मतलब नेवी के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, या उनको जो है फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि जो फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया थे वो थे SHF मानेकशॉ। ठीक है, इनको सैम के नाम से भी जाना जाता है, सैम मानेकशॉ करके भी लोग इनको शॉर्ट में इनका नाम याद रखते हैं। तो ये याद रखना है कि ये भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। ठीक है, तो ये कब बने थे फील्ड मार्शल? 1971 में। ठीक है, फील्ड मार्शल, अच्छा नेवी नहीं है ना, इसको याद रखना, नेवी नेवी मैंने गलती से बोल दिया। एक्चुअली जो है मानेकशॉ जो है, फील्ड मार्शल का मतलब होता है कि जो बोलना चाहिए कि युद्ध के समय जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो फील्ड में लीड करता है आर्मी को, ठीक है, तो उसको बोला जाता है फील्ड मार्शल। तो सैम मानेकशॉ जो है 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस टाइम में ये जो है भारत के फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया थे 1971 में। एक यहां पे याद रखना है, एयर चीफ मार्शल, तो जो एयर फोर्स होता है उसके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उसको बोला जाता है एयर चीफ मार्शल। तो उस टाइम में जो है सुब्रतो मुखर्जी, एस मुखर्जी के नाम से इनको जाना जाता है। तो 1954 में जो है ये बने थे भारत के पहले जो है एयर चीफ मार्शल। ठीक है, तो ये तीन लोगों का नाम बार बार एग्जाम्स वगैरह में पूछता है। इसके अलावा जो है आर्मी स्टाफ जनरल करके एक पोस्ट है। तो आर्मी स्टाफ जनरल जो है उस टाइम में राजेंद्र, जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जडेजा, ठीक है, राजेंद्र सिंह जडेजा, ये जो है भारत के पहले जो है आर्मी स्टाफ जनरल बने थे। और याद रखना है कि इनका जो टाइम था वो था 1955, 1955 में जो है ये भारत के जनरल आर्मी स्टाफ जनरल ये बनाए गए थे। इसके अलावा अभी रिसेंटली भारत के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको बोला जाता है चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। एक चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है जो तीनों फोर्सेस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको बोला जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो डिफेंस स्टाफ के जो चीफ सबसे पहले बनाए गए थे उनका नाम है जनरल विपिन रावत। तो जनरल विपिन रावत को जो है 2019 में जो है इनको ये पोस्ट मिला था। और जब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ 2021 में, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में जो है अभी अनिल चौहान जो है वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। जनरल विपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। तो देखो यार, इसमें जो है आपको क्लियरली ये याद रखना पड़ेगा, कमांडर इन चीफ जो है 1949 में, और खास करके जो है जनरल करियप्पा को जब भारत पाकिस्तान का आजादी के टाइम में जब बंटवारा चल रहा था, तो उस टाइम में जो है इन्होंने कंट्रोल किया था पूरा भारत के जो है एक तरह से बोलना चाहिए आर्मी उसको। इसके अलावा जो है मानेकशॉ जब भारत पाकिस्तान का 1971 में जब लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, तब जो है ये फील्ड मार्शल के पोस्ट पे थे। अगर हम एयर चीफ मार्शल की बात करें तो मुखर्जी जो है 1954 में ये पहले एयर चीफ मार्शल बने।
और आर्मी स्टाफ जनरल 1955 में जो है राजेंद्र सिंह जडेजा बने। अगर हम चीफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो 2019 में बिपिन रावत जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये न सिर्फ जो है आपके फर्स्ट जीके के अलग पोर्शन में जो है डिफेंस वाले सेक्शन में इसको पूछता है कई बार, है ना। तो ये चीज याद रखना है, ये कई जगह में जो है रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलो अभी आ रही है ना आवाज? ठीक है, इसी के आगे हम बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब भारत में पहली बार आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया, तो उसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है WC बैनर्जी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के बाद में पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे WC बैनर्जी। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत में जब आजादी के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसी को अध्यक्ष चुना गया तो उनका नाम है आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी जो है भारत के आजाद भारत के जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए तो वो आचार्य कृपलानी को चुना गया। इसके अलावा द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारत के मतलब कि भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ये माने जाते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। चलो यहाँ पे कुछ गवर्नर जनरल से रिलेटेड ये चीजें हैं, तो एक चीज याद रखना है इसमें, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, जब भारत आजाद हो गया था तब भी एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि यहाँ का गवर्नर जनरल बना हुआ था, और बाद में आजादी के बाद में उन्होंने अपना पोस्ट को जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि भारत को वापस सौंपा, और भारत जब आजाद हुआ तब C राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, लेकिन जब तक भारत आजाद हुआ था तब तक जो है भारत के गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको एक चीज याद रखना है कि ये अंग्रेजों में लास्ट था, ये लास्ट गवर्नर जनरल था ये भारत का। ठीक है, या लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, ऐसे याद रखोगे, लॉर्ड माउंटबेटन। और आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल था। जब भारत आजाद हो गया उसके बाद में जो भारतीय बना गवर्नर जनरल उसका नाम है, उनका नाम है C राजगोपालाचारी। तो ये भारत के जो है पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं और अंतिम गवर्नर जनरल है, क्योंकि जब भारत गणतंत्र बना मतलब रिपब्लिक कंट्री बना उसके बाद में ये जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है इसको हटा दिया गया, या वायसराय का जो पोस्ट था उसको हटा दिया गया, और उसके बाद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस तरह के जो है पोस्ट यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो होता है वो चीजें फॉलो करना शुरू किया गया। लेकिन जब तक राष्ट्रपति नहीं बने थे या भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बना था, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन था? C राजगोपालाचारी को बनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के जो है 1834 में जो है इनको बनाया गया था, 1834 को जो है ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद में भारत के पहले ब्रिटिश वायसराय बने। देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक था तब तक जो है ये गवर्नर जनरल वाला पोस्ट चलता था। बाद में जो है
ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर में आ गया इंडिया जब 1857 की क्रांति हुई तब। और 1957 के बाद में जो है भारत में एक वायसराय का जो है पोस्ट बनाया गया, और ये वायसराय पहले बने लॉर्ड कैनिंग 1857 में। ठीक है, तो 1834 में पहले भारत के गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिक, और अगर भारत का पहला जो है ब्रिटिश वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। तो ये दोनों लोगों में अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इस चीज को क्लियर याद रखना है। जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी था तब तक तो जो है वहां पे गवर्नर जनरल चलता था। बाद में जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक कंपनी था, और कंप्लीटली जो है गवर्नमेंट किनका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का था। तो जब ये ब्रिटिश एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके भारत में अपना कब्जा कर लिया या अपने कंट्रोल में ले लिया, उसके बाद में उसने गवर्नर जनरल के पोस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसका नाम रखा गया वायसराय ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नर जनरल कम वायसराय ऑफ इंडिया कह दिया जाए। तो ये 1857 की क्रांति के बाद में हुआ था ये जो घटना है वो। सर इससे पहले जो बने थे वो बिफोर इंडिपेंडेंस थे क्या? बिल्कुल यार, ये जो लॉर्ड माउंट बेटेन बेटेन जो था वो सबसे लास्ट वाला ब्रिटिश वो था, मतलब वायसराय या गवर्नर जनरल कम वायसराय इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तब तक बने रहे जब तक कि सी राजगोपालाचारी को उसने हैंड ओवर नहीं किया, इसीलिए इसको आजाद भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल बोल दिया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन का। लेकिन यहीं पे जब क्वेश्चन चेंज हो जाता है वो बोल जाता है कि द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन बोल दिया, शब्द जुड़ गया इंडियन। तो भारतीय गवर्नर जनरल में सी राजगोपालाचारी, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल में अंतिम कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन, और फर्स्ट और अंतिम भारतीय में सी राजगोपालाचारी। तो बस ये दोनों में यही फर्क है। रही बात इसके पहले जितने भी यहाँ पे गवर्नर जनरल और ये वायसराय थे सब के सब अंग्रेज थे, और ये सब आजादी के पहले की बात है। 1834 से 1857 में जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आया तो ये वायसराय बना, और उसके बाद में ये 1947 तक ये पोस्ट लगातार जो है अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों के थ्रू जो है ये हैंड ओवर होता रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो टू स्पेस। तो एक चीज याद रखना है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में चांद पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति राकेश शर्मा का नाम ले लिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि आज तक भारत में कोई भी कॉस्मोनॉट, कोई भी जो है यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री चांद का सफर नहीं किया है। ये चीज को ध्यान में रखना है। कई बारी कई अलग अलग सोर्सेस में ये लिख दिया जाता है कि राकेश शर्मा जो है चांद पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बल्कि सिर्फ ये है कि राकेश शर्मा जो है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने स्पेस को ट्रैवल किया था या स्पेस में वो गए थे। तो फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो स्पेस इज द राकेश शर्मा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे द फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा जो है भारत के पहले जो है पायलट माने जाते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो पहले जो है माउंट एवरेस्ट में फतह करने वाले उनका नाम है, भारतीय की बात अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा। तो अवतार सिंह चीमा जो है भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था 1965 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो मिहिर सेन जो है भारत के पहले ऐसे वो बने, इंडियन बने, स्विमर बने जिन्होंने इंग्लिश चैनल को जो है क्रॉस किया था स्विम करके। अगर हम बात करें द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट को वो किया था, फतह किया था, तो उनका नाम है नवांग गोम्बू शेरपा। इनके बारे में मैंने कल भी बताया था जब हम फर्स्ट इन वर्ल्ड बोल रहे थे, तो उसमें भी यही नाम है। नवांग गोम्बू शेरपा जो है भारत के और वर्ल्ड के ये पहले इंसान बने जिन्होंने 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो ये दोनों में जो है इन्हीं का नाम आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें नोबेल प्राइज की, तो ये प्राइस वाला ग्रुप है जिसमें हम अलग अलग अवार्ड्स के बारे में हम देखते हैं। तो नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो भारत के पहले नोबेल अवार्डी जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनको 1913 में साहित्य के लिए ये पुरस्कार मिला था, लिटरेचर के लिए।
इसके अलावा जो है बुकर प्राइज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु वोन बुकर प्राइज वीएस नायपाल। तो वीएस नायपाल को जो है पहली बार जो है 1971 में जो है ये पुरस्कार मिला था बुकर प्राइज। बुकर प्राइज जो है साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो अच्छा एक चीज याद रखना है कि वीएस नायपाल इन लोग का जो है सिटीजनशिप अब अलग है, भारत का नहीं है, लेकिन ये भारत ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लियर मेंशन कर दिया है इंडिया में, इंडिया ओरिजिन, इंडिया में जिनका जो है बोलना चाहिए उनका वंश या पूर्वज इनके यहीं से आते हैं वीएस नायपाल के। ठीक है, अगर हम बात करें द फर्स्ट इंडियन सिटीजन हु ओन बुकर प्राइज, अगर सिर्फ इंडियन सिटीजन जो इंडिया के ही ओरिजिन है और इंडिया के ही निवासी है तो उनमें आता है अरुंधति राय। और पता नहीं कितने बार अलग अलग जीके के एग्जाम्स वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहला बुकर प्राइज किसने जीता, और अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। और उसका रीजन सिर्फ यही है कि अरुंधति राय को 1997 में ये पुरस्कार मिला था बुकर प्राइज। इनकी एक रचना थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको ये मिला था 1997 में। अब देखो वीएस नायपाल को कब मिल गया है, 71 में मिल गया है, और अरुंधति राय को कब मिला, 97 में। फिर भी एग्जाम में आंसर किसको लेता है, अरुंधति राय को लेता है। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, इनका नागरिकता यहीं की है। लेकिन वीएस नायपाल की नागरिकता भारत की नहीं है, वो सिर्फ इंडियन ओरिजिन है, उनके पूर्वज यहाँ रहते हैं। ठीक है, रहते हैं। तो वीएस नायपाल 1971 में जीते। तो अगर आपके एग्जाम में भारतीय मूल लिखा रहेगा या इंडियन ओरिजिन लिखा रहेगा तब तो आंसर वीएस नायपाल है, लेकिन सिर्फ इंडियन लिखा रहेगा तो अरुंधति राय, नो डाउट इनका आंसर ये है। ठीक है, एक और चीज इसमें, फर्स्ट इंडियन बॉर्न, ये जो वीएस नायपाल है इनके जो मूल है वो इंडियन है, मतलब कि इनके जो पूर्वज है वो इंडियन है, लेकिन ये पैदा भी नहीं हुए थे भारत में, वीएस नायपाल। लेकिन जो सलमान रुश्दी हैं ये इंडिया में पैदा हुए हैं, लेकिन अब इनकी नागरिकता भारत की नहीं है। तो समझने की कोशिश करो, ये सब चीज अपने आप में ट्रिकी है थोड़ा सा। तो इंडियन बॉर्न ब्रिटिश इंडियन, जो भारत में जन्म हुए हैं लेकिन भारत की नागरिकता इनके पास अभी वर्तमान में नहीं है, तो ये बुकर प्राइज जीतने वाले ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो इंडियन बॉर्न है। तो 1981 में इनको मिला, मतलब अरुंधति राय से भी पहले मिला इनको, लेकिन ये अब इंडिया के नहीं है, सिटीजन नहीं है। एक और पुरस्कार है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसके बारे में मैंने कल बात किया था। विनोबा भावे को 1958 में जो है भारत का और एशिया का और दुनिया का पहला जो है रैमन मैग्सेसे अवार्डी माने जाते हैं विनोबा भावे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है यहां से। फर्स्ट इंडियन हु वॉन ज्ञानपीठ अवार्ड, तो जी शंकर कुरूप जो है भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। जी शंकर कुरूप को भारत के पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया, तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी, इन तीनों को 1954 में जो है ये पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न का पहला पुरस्कार 1954 में। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट फॉरेनर, इसको मैं, ये तीसरी बार है जब ये रिपीट हो रहा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको जो है ये पहले विदेशी बने क्योंकि इनके पास नागरिकता पाकिस्तान की है, तो इनको जो है भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला है 1987 में। ठीक है, तो पहले विदेशी बोलेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान का याद रखना है। फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड, तो भारत से ऑस्कर अवार्डी बहुत कम है, जिसमें से कुछ नाम आपको याद रखना है, जिसमें से एक है भानु अथैया। तो भानु अथैया को जो है गांधी पिक्चर की एक मूवी आई थी 1982 में, हॉलीवुड की मूवी थी गांधी, तो गांधी के लिए उनको 1983 में आई थी ये, इसके लिए इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का जो है अवार्ड इनको मिला था गांधी मूवी के लिए 1983 में। इसके अलावा जो है सत्यजीत रे को जो है ये एक अवार्ड मिला था जो कि इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इनको 1991 में जो है ऑस्कर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी मैं ऑस्कर अवार्ड वाला एक अलग से वो करूंगा करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, अवार्ड्स वगैरह, तो उसमें मैं आप लोग को बता दूंगा सारे भी जितने भी अवार्ड्स वगैरह हैं उसमें, तो उसमें आप लोग का वो सब भी आ जाएगा, जैसे AR रहमान को जो मिला था, गुलजार को जो मिला,
और अभी जो आरआरआर को जो मिला है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग